हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का सेट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 में मैंने आपको माइटोसिस करवाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने माइटोसिस वाले सेट नंबर 1 को देख लिया होगा। उसके बाद ही आप सेट नंबर 2 पर आए, क्योंकि माइटोसिस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप मियोसिस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में हम लोगों ने अंतर देखा था कि समसूत्री विभाजन में जो दो नई कोशिका बनती है, पहले तो समसूत्री विभाजन में दो कोशिका बनती है नई जनक कोशिका से, उन दोनों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो नहीं बदलती है। जो जनक कोशिका में होती है, जितनी जनक कोशिका में होती है उतनी ही संतति कोशिका में होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के 2 राउंड चलते हैं। पहला राउंड मियोसिस 1 कहलाता है, दूसरा मियोसिस 2 कहलाता है। मियोसिस 1 में ही जो दो नई कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस 2 में आधी नहीं होती है। मियोसिस 2 में ठीक वैसे ही होता है जैसा कि समसूत्री विभाजन में होता है, वैसा ही अर्धसूत्री विभाजन 2 में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी रह जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो आधी कब होती है? अर्धसूत्री विभाजन 1 में। 2 में आधी नहीं होती है। और जब मियोसिस 1 होता है तो जो नई कोशिका बनती है उनमें जो गुणसूत्र आते हैं उनमें जीन का एक्सचेंज हो चुका होता है। इसीलिए मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो दो नई कोशिका बनती है या फिर लास्ट में जो 4 नई कोशिका बनती है वो आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं अपने जनक से। लेकिन समसूत्री विभाजन में कहीं पर भी डीएनए का एक्सचेंज नहीं होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, कहीं पर भी जीन का एक्सचेंज नहीं होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, गुणसूत्रों के बीच में। इसलिए जो दो नई कोशिकाएं बनती है, संतति कोशिकाएं बनती है, वो अपने जनक कोशिका जैसी ही होती है। ये दोनों आपस में एक जैसे होंगे आनुवांशिक रूप से, और अपने जनक कोशिका से भी आनुवांशिक रूप से वो एक समान ही होंगे। तो यहां पर आनुवांशिक जेनेटिकली जो है ये आइडेंटिकल होते हैं जो नई कोशिकाएं बनती है, लेकिन यहां पर जो है ये अलग हो जाते हैं अपने संतति कोशिकाओं से, अपने जनक कोशिका से। समसूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहते हैं, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो दो नई संतति कोशिका बनती है उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बदलती है। जितनी जनक कोशिका में होती है उतनी ही संतति कोशिका में भी होती है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो 4 नई संतति कोशिका बनती है उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, जितनी जनक कोशिका में होती है उसकी आधी हो जाती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो जो 1 है उसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। मेनली वो है, बोलने को तो हम बोलते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन है, लेकिन 1 और 2 में कौन है? वास्तव में तो 1 है, क्योंकि 2 में तो गुणसूत्र की संख्या विभाजित नहीं होती है। मानवों में स्पर्मेटोसाइट और oocyte को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है। अगर आप एक मेल है तो आपके बॉडी में एकमात्र कोशिका है स्पर्मेटोसाइट, जो अर्धसूत्री विभाजन कर 4 शुक्राणु का निर्माण करती है। अगर आप एक मेल हैं तो आपके बॉडी में एकमात्र कोशिका है स्पर्मेटोसाइट, जो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मियोसिस करेगी और 4 शुक्राणु का निर्माण करेगी। अगर आप एक फीमेल है तो आपके बॉडी में एकमात्र oocyte है जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 ओवम का निर्माण करती है, 4 ओवम का निर्माण करती है, 4 अंडाणु का निर्माण करती है। लेकिन ये oocyte से लेकर के अंडाणु तक के बनने में ना, आपको पता है कितने साल लगते हैं? 12 से 13 साल लग जाते हैं। 12 से 13 साल लग जाते हैं। देखिए, अगर आप एक मेल हैं तो जब आप 12 साल, 13 साल या 14 साल के हो गए थे तब जाकर के स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनना आपके बॉडी में शुरू हुआ था। यानी कि जब आप प्यूबर्टी पे पहुंच गए उसके बाद जो है ये स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनना शुरू हुआ था। लेकिन एक फीमेल के बॉडी में कुछ अलग होता है। जब एक फीमेल अपने मां के गर्भ में होती है तभी oocyte से ओवम का बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, लेकिन बीच में आकर के रुक जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कहां पर आकर के रुक जाता है। तो oocyte से ओवम बनने कि जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो जाती है गर्भ से ही, फीमेल के अंदर गर्भ से ही, लेकिन वो बीच में रुक जाती है। फिर जाकर के रिज्यूम होती है कहां पे? जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है, यानी जब वो 12-13 साल की उम्र पे आती है तब जाकर के वो वापस से बोल सकते हो रिज्यूम हो जाता है प्रोसेस। इसलिए 12 से 13 साल हम बोलते हैं कि oocyte से ओवम के बनने में लगता है फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन बनने शुरू हो जाते हैं आपके गर्भ से, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं। इस स्पर्मेटोसाइट को बनाने वाली जो कोशिका होती है उसे हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, और इस oocyte को बनाने वाली जो कोशिका होती है उसे हम लोग oogoनियम बोलते हैं, है ना? oogoनियम माइटोसिस करके
oocyte बनाती है और स्पर्मेटोगोनियम ये माइटोसिस करके स्पर्मेटोसाइट बनाती है। फिर ये स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके स्पर्म बनाती है और ये oocyte मियोसिस करके ओवम बनाती है। अब देखो स्पर्मेटोसाइट और oocyte इन सारे को छोड़ दो तो बाकी जो भी कोशिकाएं हैं बॉडी में वो सारी की सारी जो है वो माइटोसिस करती है ना, माइटोसिस करती है। बस यही दो कोशिकाएं हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मियोसिस करती है। ये है आपका समसूत्री विभाजन, माइटोसिस है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर वापस से एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि मियोसिस जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटरफेज देखा था। इंटरफेज में G1 फेज आया था, G1 के बाद S आया था, S के बाद G2 आया था। S फेज में मैंने आपसे कहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और सेंट्रियोल का कॉपी बन जाता है एनिमल सेल के अंदर। उसके बाद आया था प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, देखो ये अभी क्या है, क्रोमेटिन है, धागे हैं। फिर ये क्या है कि संघनित होने शुरू हो जाते हैं क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कंडेंसेशन, संघनन जो है शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम बन भी जाता है, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं बनता है। यही कारण है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते तो हैं लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो कंडेंसेशन है क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में वो 100% कंप्लीट नहीं होता है। वो जाकर के कंप्लीट होता है कहाँ, मेटाफेज में। मेटाफेज में जाने के बाद जो क्रोमेटिन है बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सबसे अच्छे से दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया जो फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल पर अच्छे से पहुंच चुके होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो छोड़ते हैं वो आकर के अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, और सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आकर के एक ही लाइन पे लग जाते हैं, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं या फिर मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, जो सेंट्रोमियर होगा वो टूट जाएगा, मेटाफेज में कुछ ये हाल था, ये सेंट्रोमियर है। एनाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये आपके अलग हो जाएंगे, है ना, ये आपके अलग हो जाएंगे। देख लो, एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा वाला सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अलग हो जाएंगे कहाँ, एनाफेज में, और ये चलने लगेंगे कहाँ, आपके अपोजिट पोल पे, जिधर सेंट्रियोल है या फिर जिधर सेंट्रोसोम है उधर की ओर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर उधर की ओर ही खींच रहे हैं दोनों को। टेलोफेज में क्या होगा, ठीक प्रोफेज के उल्टा होगा। प्रोफेज में और कौन कौन सी घटना होती है, आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ये सारे आपके गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। और टेलोफेज में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा, जो ER है, GC है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे वापस आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम्स थे ये वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे क्रोमेटिन में टेलोफेज में आकर के। तो टेलोफेज में क्या होता है कि जो केंद्रक है उसका विभाजन कंप्लीट हो जाता है, केंद्रक का विभाजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम लोगों ने एनिमल सेल में देखा था कि फॉरो बनता है और प्लांट सेल में देखा था कि सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट के थ्रू होता है, और इस प्रकार से दो नई कोशिका बन जाती है। जो यहाँ पर माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस सेम होता है आपका मियोसिस 2 में, सेम होता है मियोसिस 2 में, है ना, मियोसिस 2 में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो वहां देखना सेम माइटोसिस के जैसे ही चीजें जो है होने वाली है, घटनाएं होने वाली है। मेन आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा मियोसिस 1 का, क्योंकि मियोसिस 2 तो माइटोसिस जैसा ही है, तो मियोसिस 1 को आपको अच्छे से पढ़ना है। मियोसिस 1 में जो है होमोलोगस, बार बार मैं बोलूंगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, ये बार बार मैं ये जो है आपको शब्द बोलने वाला हूं, क्योंकि मियोसिस 1 में एक स्टेज ऐसा आता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पास पास आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है कि पास पास आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो दिखने में एक जैसे होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, सेम जीन सेम ऑर्डर में होते हैं, उसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम माता की तरफ से आया हुआ होता है और दूसरा क्रोमोसोम पिता की तरफ से आया होता है, ठीक है। तो मियोसिस 1 के एक स्टेज में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं कि पास पास आते हैं और इनको चिपकाने के लिए एक फेविकोल आता है जिसे हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर एक स्टेज ऐसा भी आता है जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम दूर दूर चले जाते हैं, है ना, दूर दूर चले जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है आपको होने वाली है मियोसिस 1 में, ठीक है।
अगर आप एक फीमेल है तो आपके बॉडी में 23 पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, 23 जोड़े हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, मतलब 23 जोड़े हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जोड़े होमोलोगस पेयर कहलाएंगे, होमोलोगस पेयर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके बॉडी में 22 ही पेयर है जो होमोलोगस कहलाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि जो 23वां पेयर है आपके बॉडी में, अगर आप एक मेल है तो वो ये है, XY है। अब देखो X क्रोमोसोम बड़ा होता है Y क्रोमोसोम से, Y क्रोमोसोम छोटा होता है, तो ये आइडेंटिकल लेंथ के नहीं है, ना ही एक जैसे दिखते हैं, तो इसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं मानते हैं। कहने को हम लोग बोलते हैं कि 23 पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का ह्यूमन के अंदर, बट वो एक्चुअल में फीमेल के अंदर है, क्योंकि फीमेल में देखो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों XX ही होते हैं, तो ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन मेल के अंदर XY है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है X क्रोमोसोम से, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं कहलाते हैं। इसलिए मेल ह्यूमन के अंदर जो है हम लोग 22 ही पेयर बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। जो 23वां पेयर है उनमें थोड़ा सा जो है लोचा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो उससे हम लोग होमोलोगस पेयर नहीं बोलते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर जो 23वां पेयर है वो भी होमोलोगस है, तो टोटल 23 पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के। चलिए इतनी बातें जो है आपने समझ ली। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ये हमारे ऐप का नाम है, देख लो, स्टडी टू एजुकेशन। इसके नीचे आपको एजुकेशन DIY 7 मीडिया मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं मियोसिस में, है ना। मियोसिस में, मियोसिस का भी अपना एक इंटरफेज होता है। देखो ये मियोसिस का इंटरफेज है जो कि सेम है माइटोसिस जैसा ही, सेम है माइटोसिस जैसा ही। इसमें भी क्या होगा, पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा। पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा। S फेज में क्या होगा, वही DNA जो है रेप्लिकेट कर जाएगा, DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा। एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाएगा, यहाँ पर वो भी अपना एक डुप्लीकेट बना लेगा। तो सेम वही है ना, माइटोसिस के इंटरफेज जैसा ही है, G1 S G2। DNA रेप्लिकेट कर चुका है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेट हो चुका है। उसके बाद इसमें मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, न्यूनकारी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर आधी होने वाली है। जबकि मियोसिस 2 हमारा इक्वेशनल डिवीजन ही होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है। अब देखिए G1 से चले S में, S से चले G2 में, G2 तक जो आपका DNA है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में है। G2 तक जो DNA है क्रोमेटिन के फॉर्म में है। DNA का अमाउंट डबल हो चुका है लेकिन है तो क्रोमेटिन ही। G2 के बाद हम पहुंचेंगे मियोसिस 1 में। अब देखो मियोसिस 1 का अपना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। मियोसिस 2 का अपना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है उसे हम लोग प्रोफेज 1 बोल देते हैं। इसे हम लोग, इसका जो अपना मेटाफेज है उसे हम लोग मेटाफेज 1 बोल देते हैं। तो मियोसिस 1 वाले के साथ 1 लगा देते हैं, मियोसिस 2 वाले के साथ 2 लगा देते हैं। साइटोकाइनेसिस के साथ हम लोग 1 2 नहीं लगाते हैं। तो पहले इंटरफेज आएगा, उसके बाद मियोसिस 1 आएगा, उसके बाद मियोसिस 2 आएगा। अब मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है ना, यही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सवाल जो है मियोसिस में ये प्रोफेज 1 से ही ज्यादा बनते हैं। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है ना, और कॉम्प्लेक्स भी होता है माइटोसिस के प्रोफेज से। देखो यहां पर प्रोफेज 1 जो है, मियोसिस का जो प्रोफेज है, इनमें देखो 5 स्टेजेस होते हैं। इन पांचों के बारे में पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा था ना कि फीमेल बॉडी के अंदर oocyte से ओवम का बनना शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। यहां पर आकर के रुक जाती है, डिप्लोटीन में आकर के रुक जाती है, यहीं पर आकर के रुक जाती है। यानी oocyte है, oocyte ने इंटरफेज कंप्लीट किया, उसके बाद मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में वो oocyte घुसती है, उसके बाद लिप्टोटीन कंप्लीट करती है, जाइगोटीन कंप्लीट करती है, पैकेटीन कंप्लीट करती है, डिप्लोटीन में आकर के वो रुक जाती है। उसके बाद वो जो बच्ची है वो पैदा होगी, जन्म लेगी, फिर वो पहुंचेगी 13 साल, 14 साल, 12 साल की उम्र में, तब जाकर के वापस से फिर डाइकाइनेसिस और ये बाकी सारे स्टेप्स आपके पूरे होंगे, तब जाकर के फाइनली ओवम बनेगा। तो ये जो है ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये आपको रटना होगा, ये आपको याद करना होगा। कोई भी ट्रिक लगाइए लेकिन याद कीजिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज 1 के स्टेजेज हैं। बारी बारी से मैं इन सारे ही स्टेजेस को उठाता हूं और आपको समझाता हूं कि किसमें क्या होता है।
बहुत ही आसान है, आप आसानी से याद कर पाएंगे और जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना उसके बाद जो है थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन को देखते हैं। देखिए ये जो लिप्टोटीन फेज आया है वो कब आया है, G2 के बाद आया है। G2 तक जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के ही फॉर्म में है। प्रोफेज में घुसते ही हमें पता है कि जो डीएनए का कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज 1 में पहला जो स्टेज है वो है लिप्टोटीन। पूरे प्रोफेज 1 के दौरान जो डीएनए का कंडेंसेशन है वो होता रहेगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा और प्रोफेज 1 के लास्ट में आते आते डीएनए का अच्छे से कंडेंसेशन हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। डीएनए का मतलब क्रोमेटिन का संघनन जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा प्रोफेज 1 के खत्म होने तक, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 100% जो है क्रोमोसोम में पैक जो है वो क्रोमेटिन नहीं हो पाता है, वो मेटाफेज में जाकर के होता है। यही कारण है कि प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिखते तो है लेकिन वो साफ नहीं दिखते हैं, क्योंकि अच्छे से संघनन नहीं हुआ होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है आपके प्रोफेज में, वो मेटाफेज में कंप्लीट होता है, इसलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम हमें अच्छे से दिखते हैं। तो डीएनए का कंडेंसेशन जो है या फिर क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम में, ये पूरे प्रोफेज के इन सारे स्टेजेस के दौरान जो है वो चल रहा होता है ना, वो चल भी रहा है और बाकी सारी घटनाएं भी हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्रोमोसोम ही बनाकर दिखा दिया है क्योंकि आपको समझाने में यहाँ पर हमें आसानी होगी, क्योंकि क्रोमेटिन के फॉर्म में समझना जो है वो मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्रोमोसोम आपको पूरा बनाकर दिखा दिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि पूरे प्रोफेज के दौरान जो है डीएनए का कंडेंसेशन जो है वो चलता रहता है और लास्ट में आते आते जो है क्रोमोसोम बन जाते हैं, लेकिन हम स्पष्ट नहीं दिखते हैं क्योंकि अच्छे से नहीं बना होता है, वो बनता है मेटाफेज में जाकर के। तो लिप्टोटीन में कुछ खास नहीं होता है, क्रोमेटिन का गुणसूत्र में संघनन शुरू हो जाता है और जो सेंट्रियोल है वो तो डबल हो चुका था ना, सेंट्रियोल डबल हो चुका था ना, कहाँ पे, एस फेज में डबल हो चुका था। ये अपना स्पिंडल फाइबर बेचारा छोड़ रहा है और दोनों अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये है लिप्टोटीन है ना, लिप्टोटीन। उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग जाइगोटीन पे। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं इस वाले जाइगोटीन पे। जाइगोटीन में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपके समजात गुणसूत्र होते हैं, उनका युग्मन जो है स्टार्ट हो जाता है, उनका पेयरिंग जो है वो जोड़े में आना जो है शुरू कर देते हैं, जोड़े में आना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखो, तो लिप्टोटीन में देखो ये आपस में क्या थे कि क्रोमोसोम थे। मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों जो है आपस में क्रोमोसोम थे। अच्छा, मैंने एक ऐसा कोशिका उठाया है जिसमें टोटल 4 ही क्रोमोसोम है। अब देखो ह्यूमन सेल तो हम उठा नहीं सकते, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स बनाने पड़ेंगे, उतना स्पेस नहीं है, उतना टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसी कोशिका को लिया है जिसमें 4 ही क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 2 ही पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये और ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अभी देखो ये दूर दूर है। जाइगोटीन में क्या होंगे, ये जोड़े में आना शुरू हो जाएंगे, ये पेयर बनाना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को सूत्र युग्मन कहा जाता है ना, सूत्र युग्मन। जो गुणसूत्र है वो युग्मन यानी कि युग्मन प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि पेयरिंग जो है प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस कहा जाता है। साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना ही साइनेप्सिस है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आते हैं और इनको पास बांधे रखने के लिए, चिपकाए रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए इनके बीच में प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक फेविकॉल की तरह आप मान सकते हो, जो इन दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में चिपका करके या बांध करके रखता है। तो समजात गुणसूत्र के बीच में क्या है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को हम लोग हिंदी में साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। ये क्यों बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में पकड़ करके रखने के लिए। बाइवेलेंट और टेट्राड बनता है। बाइवेलेंट यानी कि युगली और टेट्राड यानी कि चतुष्क। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जिनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है, इनमें कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये दोनों के दोनों है, तो 2 क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है। तो बाई आया है और वायलेंट आया है। बाई का मतलब 2, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, तो ये हम बोलते हैं कि बाइवेलेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं। जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनाते हैं और टेट्राड बनाते हैं। तो जब हम बाइवेलेंट बोलते हैं वहां पर हम क्रोमोसोम को देखते हैं, जब हम टेट्राड बोलते हैं तो क्रोमेटिड को देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो एक क्रोमोसोम है इनके पास अपना 2 क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमोसोम है इनके पास अपना 2 क्रोमेटिड है। टोटल कितने क्रोमेटिड हो गए, 4।
क्रोमेटिड बोले तो अर्ध गुणसूत्र, टोटल 4 अर्ध गुणसूत्र हो गए, तो हम बोलते हैं कि टेट्राड बनता है। तो जाइगोटिन में क्या हुआ, साइनेप्सिस हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए, पेयरिंग हुआ उनका, उनको पकड़ के रखने के लिए उनके बीच में क्या बना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बाइवैलेंट बनता है, ये बाइवैलेंट बन गया, 2 क्रोमोसोम है, टेट्राड बन गया, 4 क्रोमेटिड है। बस ये कहानी आपको याद रखनी है आपके जाइगोटिन में। तो लिप्टोटीन समझा, जाइगोटिन समझा। अब चलते हैं पैकेटिन में। पैकेटिन में क्या होगा, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, वो रहेगा, अभी भी रहेगा। लेकिन जो आपके ये क्रोमेटिड्स थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, देखो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ये एक हरा वाला, इसका ये जो क्रोमेटिड है और इसका ये जो क्रोमेटिड है, ये आपस में नॉन सिस्टर ही तो है ना। अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हम कहते हैं कि जो आपके ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, इनके बीच में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। यहां देख लो, क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, इसका क्रोमेटिड इसके ऊपर चढ़ चुका है, इसका क्रोमेटिड इसके ऊपर चढ़ चुका है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में, वो अभी भी है, वो गया नहीं है, टूटा नहीं है, वो अभी भी है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गया है। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसी में क्या होता है, देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के सवालों में आपको फंसाया जा सकता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन वो होमोलोगस क्रोमोसोम से नहीं होते हैं, तो गलत हो जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, यहीं पर डीएनए का एक्सचेंज होता है, जीन का एक्सचेंज होता है। मतलब इसका जो डीएनए है इस पर चला जाएगा, इसका जो डीएनए है इस पर चला जाएगा, इसका कुछ जीन इस पर चला जाएगा, इसका कुछ जीन इसके पास आ जाएगा। यहीं पर डीएनए एक्सचेंज होता है, यहीं पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का विनिमय होता है। और यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं कि वेरिएशंस आते हैं, भिन्नताएं आती है। भाई क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, इनके बनने में मियोसिस होता है, मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, उसमें प्रोफेज 1 होता है, और प्रोफेज 1 का एक स्टेज होता है पैकेटिन। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनके बीच में जीन एक्सचेंज कर जाते हैं, डीएनए एक्सचेंज कर जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है उनका आदान प्रदान हो जाता है। इसीलिए वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है कि ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, है ना, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इनके लिए एंजाइम चाहिए होता है रिकॉम्बिनेज। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एग्जैक्ट जहां पर क्रॉस करते हैं वहां पर बोल सकते हो कि गांठें बनती हैं, नोड्यूल्स बनते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। इन्हीं नोड्यूल्स को बनाने में रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूजफुल है। अब देखो, ये जो बाइवैलेंट की बात हम लोगों ने की, या फिर टेट्राड की बात हम लोगों ने की, यहां पर युगली और चतुष्क की जो बात हम लोगों ने की, बन तो गए जाइगोटिन में, लेकिन साफ साफ कब दिखाई पड़े? साफ साफ दिखाई पड़े पैकेटिन में। जब ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब जाकर के अच्छे से दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों ने लिप्टोटीन समझा, जाइगोटिन समझा, पैकेटिन समझा। अब आते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होगा? ये बीच का जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाएगा। देखो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, बीच का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, लेकिन अभी भी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो अभी भी है, वो हटा नहीं है, वो अभी भी है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ये जो आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है यहां पर, ये इसे कहा जाता है क्याजमेटा। इसे कहा जाता है क्याजमेटा। एक्स आकार की संरचना बनती है जिसे क्याजमेटा कहते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, क्याजमेटा बन गया, जो कि एक्स शेप की स्ट्रक्चर है, क्रॉसिंग ओवर के करने से बनती है।
अब देखो ये डिप्लोटीन, हम लोग अभी प्रोफेज में ही है ना, हम लोग प्रोफेज में ही है, तो डीएनए कंडेंस भी, क्रोमेटिन कंडेंस भी हो रहा है, जो आपके सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पर ये पहुंच भी रहे हैं, जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है केंद्रक झिल्ली वो टूट भी रही है, साथ में ERGC न्यूक्लियोलस ये सारे गायब भी हो रहे हैं, वो सब भी कहानी चल रही है अपना, वो है ना, वो साथ साथ वो भी कहानी चल रही है, यहाँ पर दिखाना मुश्किल है ना, तो वो सब भी चल रही है क्योंकि हम लोग प्रोफेज में है ना। इसी स्टेज पर आकर के जो oocyte से ओवम बनने की जो शुरुआत है, वह oocyte से ओवम बनने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है इसी डिप्लोटीन स्टेज में आकर के। इसी डिप्लोटीन स्टेज में आकर के फीमेल बॉडी के अंदर जब वो गर्भ में होती है, जब वो पैदा हो जाएगी, जब वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र पे पहुंचेगी, तब जाकर के डिप्लोटीन का आगे का प्रोसेस होगा, है ना, डिप्लोटीन के आगे का प्रोसेस होगा। अब आते हैं डायाकाइनेसिस में। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो कियाजमेटा है इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, यानी ये टर्मिनल पर चले जाएंगे, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये एकदम एंड पर चले जाएंगे। ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, अब आ जाओ यहाँ पर देखो, एकदम टर्मिनल पे चला गया है। अभी देखो ये एक्स जो है अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये टर्मिनल पर चला गया है। तो यही चीज होगा, कियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, वो आपके एंड पर चले जाते हैं। इसी के साथ आपका प्रोफेज 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ प्रोफेज 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और इनके कंप्लीट होते ही, प्रोफेज 1 के कंप्लीट होते ही क्या हो चुका है, आपका जो केंद्रक झिल्ली है, ER है, GC है, ये सारे आपके गायब हो चुके हैं, ये सारे आपके गायब हो चुके हैं। और जो क्रोमेटिन है लगभग वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है ना, लगभग क्रोमोसोम में कन्वर्ट जो है हो चुका होता है, पूरा पूरा अभी भी नहीं हुआ होता है, वो जाकर के कहाँ होगा, मेटाफेज में। तो अब हम लोग प्रवेश करते हैं मेटाफेज 1 में। अब जब मेटाफेज 1 में एंट्री मारा जाता है तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है, स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि भाई डीएनए का संघनन, बोले तो डीएनए मतलब क्रोमेटिन का संघनन जो है वो समाप्त हो जाता है, क्रोमेटिन का संघनन समाप्त हो जाता है। इसीलिए मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यहां पर जाकर क्रोमोसोम का बनना जो है वो बोल सकते हो कि कंप्लीट हो जाता है। काफी हद तक प्रोफेज में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है, ये मेटाफेज में होता है। तो गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर, ये जो सेंट्रोसोम छोड़ने का काम जो करते हैं, ये आकर के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। काइनेटोकोर मैंने आपको बताया हुआ था, सेंट्रोमियर पर प्रोटीन डिस्क होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ता है। अब एकदम मेटाफेज के लास्ट में आते आते क्या होगा, लास्ट में आते आते क्या होगा, देखो ये स्पिंडल फाइबर आकर के जो है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनसे आकर के जुड़ चुके हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर इन सारे को खींचेंगे, खींचने के बाद क्या करेंगे, इन सारे को जो है ला करके एक लाइन में अलाइन कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेटाफेज में क्या था कि एक ही मेटाफेज प्लेट बना था, सॉरी माइटोसिस के मेटाफेज में एक ही मेटाफेज प्लेट बना था, लेकिन यहाँ पर मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेज प्लेट बनते हैं जिन पर समजात गुणसूत्र होते हैं। यहाँ देख लो भाई, समजात गुणसूत्र है, कियाजमेटा जो है अभी भी है लेकिन वो टर्मिनल पे है, और 2 मेटाफेज प्लेट बन चुके हैं। मान लीजिए कि हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो हमारे पास 23 के सेट होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे और 23 क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे, और इधर वाले 23 पर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सारे पर एक एक स्पिंडल फाइबर जाकर के जुड़ते हैं। इधर वाले 23 पर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, इधर वाले मेटाफेज पर जितने भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे जाकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं उसके काइनेटोकोर से। तो ये इवेंट्स आपके मेटाफेज में होते हैं, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बनते हैं जिन पर आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स आते हैं, 2 मेटाफेज प्लेट बनते हैं। एनाफेज में क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर जो है इधर वाले क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचेंगे, ये वाले जो स्पिंडल फाइबर है ये इधर जो क्रोमोसोम्स है इसको अपनी ओर खींचेंगे। एनाफेज में फाइनली ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, मैं बोल रहा हूं होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। जबकि माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए थे, यानी एक ही सेंट्रोमियर पर जो आपके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो यहां से अलग हुए थे, सेंट्रोमियर टूटा था। और सेम आपका होगा एनाफेज 2 में, क्योंकि वो माइटोसिस जैसा ही होता है, माइटोसिस नहीं होता एक्चुअल में लेकिन माइटोसिस जैसा ही होता है। तो मियोसिस 2 में भी, मियोसिस 2 का जो एनाफेज 2 होगा वहां पर सेम यही कहानी चलने वाली है,
सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे सेंट्रोमियर टूटने के बाद। यहाँ पर भाई साहब सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा, सेंट्रोमियर तो बेचारा अभी भी बढ़िया से है, यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रोमियर अभी भी है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो आपके अलग हो गए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके अलग हो गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो जीन एक्सचेंज आपको दिखाया गया है। हरे वाले पर ये कौन सा कलर है, ब्लू या फिर जो भी है, ब्लू जैसा दिख रहा है। उसके बाद ये पिंक पर ये कलर आकर के, उसके बाद ये कौन है, ऑरेंज कलर है, इस पर पिंक कलर ला करके जो है आपको दिखाया गया है। ये आपको बस ये दिखाने के लिए है कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो चुका है। तो इस अवस्था में अंततः अनुवांशिक संगठन जो है निश्चित हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो चुके हैं, जीन आपके एक्सचेंज तो हो ही चुके हैं। तो फाइनली जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका यहाँ पर डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया। तो एनाफेज 1 में ये चीज हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं टीलोफेज 1 में। टीलोफेज 1 में आने के बाद क्या होगा, वापस से केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, केंद्रिका, ERGC, ये सारे क्या है कि आपके वापस बन जाते हैं। अब याद कीजिए माइटोसिस के अंदर जो टीलोफेज हुआ करता है उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो गुणसूत्र है वो वापस से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस 1 का जो टीलोफेज है यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको तुरंत के तुरंत अब प्रोफेज 2 में घुसना है, और प्रोफेज 2 में घुसेंगे वापस से वही बात, ये सारे गायब हो जाएंगे, क्रोमेटिन को फिर से कंडेंस होना पड़ेगा क्रोमोसोम में। तो टीलोफेज 1 में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरा क्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं कि उतने ही में धक्का मार करके इसको भेज दिया जाता है मियोसिस 2 में। तो इसीलिए टीलोफेज 1 में आपको यहां पर क्रोमेटिन बना करके नहीं दिखाया गया है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। देखो क्रोमोसोम आपको ऐसे ही दिखाया गया है, जबकि याद करो माइटोसिस वाले में साइटोकाइनेसिस क्या, टीलोफेज में ही हम लोग क्या है कि क्रोमेटिन बनाकर दिखा देते हैं। लेकिन इसको वापस से क्या है कि प्रोफेज 2 में जाना है, वहां फिर से डीकंडेंस होना पड़ेगा, और ये तुरंत के तुरंत चले जाते हैं मियोसिस 2 में, तो अच्छे से डीकंडेंस नहीं हो पाते हैं, वो क्रोमोसोम के ही फॉर्म में रहते हैं। तो देखो साइटोकाइनेसिस हो चुका है, 2 नई कोशिका बन चुकी है, यानी मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। मियोसिस में 2 राउंड चलते हैं डिवीजन के, पहला राउंड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक कोशिका से जिसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, यहां पर 2 संतति कोशिका बन चुकी है, लेकिन दोनों में देखो 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो चुकी है, हमारे पास डिप्लॉयड कोशिका थी, अब यहां पर हमारे पास हैप्लॉयड कोशिका बन चुकी है, क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो चुकी है। अब देखिए होता क्या है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा इंटरवल आता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा इंटरवल आता है जिसे अंतराल अवस्था कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन का निर्माण होता है, कुछ RNA का निर्माण होता है, और जो सेंट्रियोल है वापस से उसका डबल कॉपी हो जाता है ना। ये जो कोशिका बनी यहाँ पे सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, ये जो कोशिका बनी यहाँ भी सेंट्रियोल डबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा। DNA का रेप्लिकेशन जो है केवल इंटरफेज में होता है, केवल इंटरफेज के S फेज में होता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। DNA का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, वो है केवल S फेज में, इंटरफेज के S फेज में, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, एक ही बार होगा। इंटरकाइनेसिस में तो कुछ प्रोटीन बनते हैं, कुछ RNA बनते हैं, और सेंट्रियोल जो है ये डुप्लीकेट करता है, इसका जो है बोल सकते हो कि कॉपी बनता है। इंटरकाइनेसिस के बाद संतति कोशिका मियोसिस 2 में प्रवेश कर जाती है। अब मियोसिस 2 में प्रवेश करेगी, और जो मियोसिस 2 है वो सेम है आपके माइटोसिस के जैसे। क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, हालांकि क्रोमेटिन तो पहले से कंडेंस है, वो तो डीकंडेंस हुआ ही नहीं, क्रोमोसोम जो है वो तो डीकंडेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि वापस उसको मियोसिस 2 में जाना था। तो जब तक वो खुल रहा था तब तक प्रोफेज 2 में वो कोशिका जो है वो घुस जाती है। तो जो भी क्रोमोसोम थोड़ा बहुत क्रोमेटिन में कन्वर्ट हुआ होता है वापस से वो आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्लियरली विजुअल नहीं है। हम यहां भी बोलेंगे मेटाफेज में जाकर के क्लियरली हम बोलेंगे कि विजुअल है। ERGC, न्यूक्लियोलस, ये सारे क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। उसके बाद आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमेटिन है वो अच्छे से आपका कंडेंसेशन कंप्लीट कर लेगा, क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजुअल हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो है आकर के काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे, और सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही मेटाफेज प्लेट पर लग जाएंगे। यहां पर 2 मेटाफेज प्लेट नहीं बनेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मियोसिस 2 सेम है माइटोसिस के जैसे। माइटोसिस में एक मेटाफेज प्लेट बनता है जिस पर सारे क्रोमोसोम आकर के अलाइन होते हैं, यहाँ भी एक मेटाफेज प्लेट बनेगा मेटाफेज 2 में, जिसपे सारे क्रोमोसोम जो है आपके अलाइन हो जाएंगे। देखो दो संतति कोशिका बनी थी ना, उसमें से मैं एक लेकर के आपको दिखा रहा हूं, सेम
चल रहा होगा किसमें, दूसरी वाली कोशिका में। जो यहाँ पर 2 कोशिका बनी, इसमें से मैं एक लेकर के आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे वाले में आप ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो कि ऐसा ही चल रहा होगा। यहाँ देख लो, एक मेटाफेज प्लेट बन चुका है, ये सेंट्रोमियर है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है जिनके बीच में जीन एक्सचेंज हुए हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये इस वाले क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड है जिनमें जो है डीएनए का एक्सचेंज हुआ है। एनाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। देखो सेंट्रोमियर टूट चुका है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं। ये थोड़ा सा गलत बन चुका है, ऐसे बनाना चाहिए था हमें, ऐसे बनना चाहिए था, है ना, ये ऐसे होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये जो पिक्चर है थोड़ा गलत बन चुका है मेरे से, कुछ ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु है, वो टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये अलग हो जाएंगे, और अपोजिट पोल पर जिधर सेंट्रोसोम है उधर वो चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर उधर की ओर खींच रहा है सिस्टर क्रोमेटिड्स को। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, सेंट्रोमियर टूटते हैं माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में। उसके बाद क्या होगा, टेलोफेज होगा। इसमें क्या होगा, ERGC, न्यूक्लियोलस, ये सारे क्या है कि वापस से आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएंगे। अब देखो क्रोमोसोम जो है अच्छे से डीकंडेंस हो जाएगा क्रोमेटिन में, क्योंकि अब इसको वापस से क्या करना है, डिवीजन तो करना नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये वापस से देखो क्रोमेटिन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया। जबकि टेलोफेज 1 के बाद जो है मैंने आपको ऐसा पिक्चर नहीं दिखाया था, टेलोफेज 1 में मैंने आपको ये वाला पिक्चर नहीं दिखाया था, क्योंकि वापस से उसको प्रोफेज 2 में जाकर के घुसना ही था, तो अच्छे से वो डीकंडेंस नहीं हुआ था। लेकिन अब तो टेलोफेज 2 कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया कैरियोकाइनेसिस का, तो क्रोमेटिन में मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो ये डीकंडेंस हो गया, वापस से जो है गुणसूत्र आपके क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और फाइनली जो है यहाँ पर आपके 4 नए कोशिका बन जाते हैं। तो ये कहानी पूरा चला है ना, ये कहानी पूरा चला है। यहाँ पर देखो मियोसिस 1 है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिखाए गए हैं, जो 2 नई संतति कोशिका बनती है फर्स्ट राउंड में सेल डिवीजन के। यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो रेड आ चुका है, इस रेड वाले पर ये स्काई ब्लू आ चुका है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हुआ है। ये कहाँ पर होता है एक्सचेंज, कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। कहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन में, प्रोफेज 1 के पैकेटिन में। और फाइनली ये 4 नई कोशिका जो है बनती है, जो अपने जनक कोशिका से अलग होती है आनुवांशिक रूप से। तो अब आपका माइटोसिस भी कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करते हैं, ठीक है, फटाफट से प्रश्नों को करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। लेकिन यहीं पर पूछता कि अर्धसूत्री विभाजन 2 के दौरान गुणसूत्र की संख्या, तो हम बोलते समान रहती है। निम्न में से किन प्रावस्थाओं में गुणसूत्र एकल, पतले एवं धागे नुमा दिखाई देते हैं? देखिए आपके पास ये 4 स्टेजेस हैं किसके, ये 4 स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के। हमें पता है जैसे जैसे प्रोफेज कंप्लीट होगा वैसे वैसे क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। तो क्रोमोसोम जो है वो तो कंडेंस फॉर्म है ना, क्रोमेटिन धागे जैसी है। तो इनमें से बताओ धागे जैसी पतले जो है आपके क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे कौन से स्टेज में? लिप्टोटिन में, जो सबसे पहले है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तो डीएनए जो है कंडेंस होता चला जाएगा। तो लिप्टोटिन हमारा आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आप याद रख सकते हो, फॉर्मर एंड मुड़े। लेकिन जो शब्द क्रोमेटिन है ये दिया था फ्लेमिंग ने। ये जो शब्द है क्रोमेटिन ये दिया था फ्लेमिंग ने। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। प्रोफेज 1 की जाइगोटीन का लक्षण है। तो जाइगोटीन में क्या हुआ था? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, पेयरिंग हुआ था, है ना। पहले पेयरिंग हुआ, साइनेप्सिस हुआ, फिर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। तो साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेंट्रोमियर का विपाटन यानी कि टूटना और अर्ध गुणसूत्रों का
पृथक्करण किस दौरान होता है? सेंट्रोमियर का यानी कि गुणसूत्र बिंदु का टूटना। यह टूटने वाला काम किस में होता है? देखो इसमें तो होता नहीं है, सेंट्रोमियर नहीं टूटते हैं, अर्ध गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं आपके मियोसिस 1 में, क्योंकि मियोसिस 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये आपका चलेगा समसूत्री विभाजन के एनाफेज में और अर्धसूत्री विभाजन 2 के एनाफेज में। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। मनुष्यों में अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान एक पुत्री कोशिका ग्रहण करती है। ह्यूमन में मियोसिस 1 जब होता है तब जो नई कोशिका बनती है, पुत्री कोशिका मतलब जो नई संतति कोशिका बनती है, उसमें क्या होता है? सिर्फ मात्र गुणसूत्र यानी सिर्फ माता के गुणसूत्र होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। देख लो यहां पर ये दोनों आपके दिखाए गए हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक मां के साइड से एक पिता के साइड से, एक मां के साइड से एक पिता के साइड से। जो लास्ट में विभाजन 1 के दौरान यहां पर इसके बारे में बात की गई है। यहां पर जो 2 संतति कोशिका बनती है मियोसिस 1 के बाद, इसमें आप देख सकते हो कि भाई माता और पिता दोनों के गुणसूत्र का मिश्रण है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो हमें मिक्सचर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ था पैकेटिन में, इसी कारण से। निम्न में से किस में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है? समसूत्री विभाजन को सम विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें आधी नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन 1, सी हमारा आंसर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 तो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। युगली के बारे में निम्न में से क्या सही है? युगली मतलब बाइवैलेंट के बारे में क्या सही है? बाइवैलेंट, ये जो बाइवैलेंट बनता है इसके बारे में बताओ क्या सही है, इसके बारे में क्या सही है। मैं यहां पर एक अलग से बाइवैलेंट बनाता हूं, ठीक है। ये बाइवैलेंट कब बनता है? ये बाइवैलेंट बनता तो जाइगोटीन में है, जो प्रोफेज 1 का जाइगोटीन वाला स्टेज है उसमें बनता है। ये बाइवैलेंट तो उसमें बनता है, लेकिन साफ साफ दिखाई कब पड़ता है? इसके जस्ट बाद वाला जो हमारा होता है पैकेटीन, उसमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है। ये हमारा सेंट्रोमियर है। ये बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र। ये 2 क्रोमोसोम है, मान लो ये 1 और ये 1 पिता के साइड का पहला क्रोमोसोम, माता के साइड का पहला क्रोमोसोम, इसलिए 1 ये है बाइवैलेंट। क्यों बोल दिया बाइवैलेंट? क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, इसी को हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं। क्यों बोला टेट्राड? क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स है ना, 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ यहां पर कितने सेंट्रोमियर है? सेंट्रोमियर आपके 2 है, एक ये और एक ये। जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। सेंट्रोमियर बोले तो गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर भाई कितने हैं संख्या में? 2 है। अगर सेंट्रोमियर 2 है तो क्रोमोसोम भी आपके संख्या में 2 ही होंगे। मैं आपसे पूछूं क्रोमेटिड कितने हैं? जो क्रोमेटिड है वो कितने हैं? तो 4 है, तभी तो चतुष्क कहा है। युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र 2 सेंट्रोमियर होते हैं। युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर होते हैं, ये सही है। अच्छा, युगली चतुष्क होते हैं, टेट्राड होते हैं, सही है। एक युगली में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, ये जो बाइवैलेंट बनता है किनके बीच बनता है? समजात गुणसूत्रों के बीच बनता है ना, असमजात नहीं, नॉन होमोलोगस में नहीं, होमोलोगस में बनता है, तो ये भी सही है। युगली का निर्माण जाइगोटीन अवस्था में होता है, जाइगोटीन में होता है, सही है। सारे के सारे तो सही है, ए हमारा राइट आंसर। समजात गुणसूत्र के जोड़ों के सदस्य होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो बनते हैं उनके मेंबर्स के बारे में बताना है। आकार एवं रूप में समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, समान आनुवंशिक सूचनाएं रखते हैं, गलत हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के दौरान अलग होकर विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। समसूत्री विभाजन में तो हम लोग समजात गुणसूत्र की बात ही नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल अगुणित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल अगुणित हैप्लॉइड में पाए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में पाए जा सकते हैं ना। अगर डिप्लॉइड है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों मेंबर होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स होंगे। अगर डिप्लॉइड है तो होमोलोगस क्रोमोसोम का केवल एक ही क्रोमोसोम होगा। देखिए, समजात गुणसूत्र में जीन आपके सेम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन ये कहना कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेम टू सेम होता है, ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। मैं बोल रहा हूं दोनों ही आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन इस वाले क्रोमोसोम पर जीन का जो ऑर्डर है सेम टू सेम इस वाले पर वही चीज होगा।
जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो जीन है वो लंबाई को कंट्रोल करने वाला है, पूरे बॉडी के लंबाई को कंट्रोल करने वाला जीन है, तो यहाँ पर भी बॉडी के लंबाई को कंट्रोल करने वाला ही जीन होगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो जीन है वो बाल के हेयर के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है, तो यहाँ पर भी जो जीन होगा वो हेयर को कंट्रोल करने वाला ही जीन होगा। ये मान लीजिए कि पिता के साइड से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये माता के साइड से। क्रोमोसोम क्रोमेटिन से बनता है, क्रोमेटिन डीएनए से बनता है, डीएनए में जीन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर जीन बोल रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो आंखों का जो कलर है इसको कंट्रोल करने वाला जीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आंखों को कंट्रोल करने वाला ही जीन होगा। तो फिर ये आंसर सही क्यों नहीं है? ये आंसर सही इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि पिता का क्रोमोसोम ये कहता है कि जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो काफी लंबा होगा, है ना, वो लंबा। पिता के साइड से जो लंबाई को कंट्रोल करने वाला जीन है वो अपने बच्चे को जो है वो टॉल बनाना चाह रहा है, टॉल। लेकिन माता के साइड से जो जीन है सबसे ऊपर, वो भी लंबाई को कंट्रोल करने वाला है, लेकिन वो शॉर्ट बनाना चाह रहा है। पिता के साइड से जो दूसरे नंबर का जीन है वो बाल के रंग को कंट्रोल करने वाला जीन है, तो पिता के साइड का जो क्रोमोसोम वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को तो ब्राउन कलर दूंगा, बालों के रंग को ब्राउन कलर दूंगा। लेकिन माता कह रही है कि नहीं नहीं, इससे तो सारे लोग बोलेंगे कि हमारा बच्चा लफंडर है ना, लफंडर है, बाल बूढ़ा करके घूमता है, मैं तो अपने बच्चे के बाल का रंग तो ब्लैक रखूंगी, है ना, ब्लैक। दूसरे नंबर का जीन ये भी बाल के रंग का कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यह ब्राउन बनाना चाह रहा है। इधर भी बाल के रंग को ही कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो भाई एक ही जीन के अलग अलग जो है फॉर्म्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। एक ही जीन के, है ना, एक ही जीन के अलग अलग आपके फॉर्म्स होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई को कंट्रोल करने वाला मान लीजिए एक जीन एल है, इनके दो फॉर्म्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में एलील कहे जाएंगे। तो ये कैपिटल टी पिता के क्रोमोसोम का पहला जीन है, ठीक है, ये स्मॉल टी माता के क्रोमोसोम का पहला जीन है। तो दोनों जो जीन है हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि लंबाई को कंट्रोल करने वाला जीन है। फॉर्म्स अलग अलग है, एलील है अलग अलग दोनों पर। यहां पर कैपिटल टी है तो यहां पर स्मॉल टी है, कुछ ऐसा होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो इसलिए बोलते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है, समान नहीं है। यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए वो ए है, तो ए के साथ हम जाएंगे। फ्रेगमोप्लास्ट संबंधित है। देखो प्लांट सेल के अंदर जो है आपने ये पढ़ा था ना, साइटोकाइनेसिस बोले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये पढ़ा था आपने कि होता है सेल प्लेट मेथड से, एक ये कोशिका पट्टिका बनती है सेल प्लेट मेथड से। ये जो सेल प्लेट है इसी को बनाने में, या फिर बोल दो इसी को बनाता है ये फ्रेगमोप्लास्ट, है ना, फ्रेगमोप्लास्ट जो खुद काफी सारी चीजों से मिलकर के बना होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन से हमारा आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में प्रतिकर्षण के कारण समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं परंतु फिर भी क्याज मेटा द्वारा जुड़े रहते हैं? क्याज मेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर जो था, देख लो, ये जाइगोटिन में क्या हुआ था, पेयरिंग हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसके बीच में बना था। पेकेटिन में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उस समय भी था। डिप्लोडिन में क्या हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया था, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बचा था, जिसे हम लोगों ने कहा था क्याज मेटा, है ना, क्याज मेटा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो क्याज मेटा है ये टर्मिनल पे चला जाएगा, किनारे पे चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में समानता होती है? दोनों में ही पहले डीएनए द्विगुणन होता है। दोनों में ही क्या होता है कि पहले इंटरफेज होता है जिसके एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो है आपके गलत हो जाएंगे। दोनों में समजात गुणसूत्र के मध्य युग्मन होता है, गलत हो जाएगा। समजात गुणसूत्र की हम बात ही नहीं करते हैं माइटोसिस में, समसूत्री विभाजन में। दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं, दोनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपके हेप्लॉइड सेल्स हैं, तो हेप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होगा, इसमें जो है मियोसिस नहीं होगा। जैसे शुक्राणु है, शुक्राणु का मियोसिस हो सकता है क्या? ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम है, उसका मियोसिस करवाएंगे तो 23 का भी आधा क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो माइटोसिस है ये आपका हो सकता है डिप्लॉइड सेल में भी और हेप्लॉइड सेल में भी। सॉरी, ये 2n है ना, तो 2n बनेगा, ये n है तो n बनेगा।
माइटोसिस डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मियोसिस जो है केवल डिप्लॉयड सेल्स में ही होंगे। दोनों में युग्मित गुणसूत्र का पृथक्करण होता है? नहीं, पेयरिंग होता ही नहीं है ना। समसूत्री विभाजन में पेयरिंग कहाँ होता है, इसलिए बी आंसर। निम्न में से किस में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, उसमें ए माइटोसिस होता है। तो जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स हैं आपके, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में नहीं होगा। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है। द्विगुणित जीवों में यानी वो जीव जिनके बॉडी में, जैसे हम लोग भी क्या है, द्विगुणित जीव है। द्विगुणित जीव कहने का मतलब सारे के सारे सेल्स आपके डिप्लॉयड होंगे, सारे के सारे सेल्स में क्रोमोसोम जो है जोड़े में होंगे, कुछ को छोड़ करके, एक आध को छोड़ करके। तो उनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उनमें क्या सब हो सकता है, देख लो। गैमीट्स बनने में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे कि स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म का बनना, oocyte से ओवम का बनना मियोसिस के जरिए होता है। स्पर्मेटोसाइट और oocyte ये खुद क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। गुणसूत्र की संख्या में कमी होना सही है, विभिन्नता आना सही है। विभिन्नता क्यों आता है, क्योंकि पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में युग्मकों का आनुवंशिक संगठन अंततः निश्चित हो जाता है? तो हम लोगों ने देखा था एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है आपके लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि इसी में गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स बनने में मियोसिस होता है और इसी मियोसिस के पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए एक्सचेंज करता है। अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज 1 के दौरान, एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, ये सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। एनाफेज 1 में क्या होता है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अलग होते हैं, जबकि एनाफेज 2 में या फिर माइटोसिस के एनाफेज में उनमें सेंट्रोमियर टूटते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं क्रोमोसोम के। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं एनाफेज 1 में। समसूत्री विभाजन का लक्षण है। समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या है? समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या है? निम्नकारी विभाजन गलत हो जाएगा, सम विभाजन सही हो जाएगा। समजात गुणसूत्रों का युग्मन गलत हो जाएगा, ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में। निम्नकारी एवं सम विभाजन दोनों ये आपको अर्धसूत्री विभाजन में देखने को मिल सकता है। जो अर्धसूत्री विभाजन 1 है वह है न्यूनकारी और जो 2 है वह सम विभाजन, तो ये भी नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन 1 के युगली में होते हैं, युगली में यानी कि बाइवालेंट में, बाइवालेंट में। बाइवालेंट में ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, ये आपका बाइवालेंट है। 2 अर्ध गुणसूत्र और 1 गुणसूत्र बिंदु, देखो 2 गुणसूत्र बिंदु है ना, एक ये और एक ये, तो ये गलत हो जाएगा। 2 अर्ध गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र बिंदु, 2 गुणसूत्र बिंदु तो है, लेकिन जो अर्ध गुणसूत्र है वो तो 4 है ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 अर्ध गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र बिंदु ये सही हो जाएगा। 4 अर्ध गुणसूत्र और 4 गुणसूत्र बिंदु ये गलत हो जाएगा। वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है? G0 अवस्था में पाई जाती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं सेट नंबर 1 में। निम्न में से कौन सी घटना समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं देखी जाती है? समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं देखी जाती है समसूत्री विभाजन, तो भाई साहब देख लो, जीन एक्सचेंज समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। तभी तो जो संतति कोशिका बनती है वो आनुवंशिक रूप से एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के भी और अपने जनक के जैसे भी। अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समजात गुणसूत्रों का युग्मन, पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होता है, ये तो सही है। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये भी सही है। लास्ट में 4 बनते हैं, 4 नई कोशिका बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, ये भी सही है। डीएनए द्विगुणन के 2 चक्र होते हैं, गलत हो जाएगा। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, मैंने आपसे कहा था ना, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा और दोनों ही के केस में, माइटोसिस और मियोसिस में, जो उसका इंटरफेज होता है, और इसका जो एस फेज होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और केवल एक ही बार होता है, यहां पर लिखा है 2 चक्र होते हैं, 2 बार होता है, गलत हो जाएगा। जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए।
कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है जीवन में, इंटरफेज का जो जीवन होता है, फिर एस होता है, फिर G2 होता है, तो जीवन के बारे में पूछा है। कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय नहीं होती है भाई, सक्रिय होती है, गलत हो जाएगा, सही कथन का चुनाव करना है हमें। कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये तो सही है, ये तो एस में होता है, जीवन में थोड़ी होता है। इस प्रवस्था में वृत्त अणुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण नहीं होता है, गलत हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। काफी कुछ चल रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये बहुत कुछ बन रहे होते हैं। कोशिका में वृद्धि रुक जाती है, गलत हो जाएगा। कोशिका साइज में जो है वो ग्रो करती रहती है, जीवन में भी, एस में भी, G2 में भी, ये सब पूरा चलता रहता है। तो सही चुनाव करना था, तो बी आंसर। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 2 जो है फाइनली समाप्त होता है, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब आप ऐप से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे इसी मिशन रेलवे में, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। थैंक यू सो मच।